बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक की मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, इससे पहले आप इस कहानी की 239 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 240 मुलाहिज़ा फरमाएं। इसके साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियोज़ को लाजमन लाइक किया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ लाजमन शेयर किया कीजिए ताकि हमें हमारी मेहनत का सिला मिलता रहे। इत्तेफाक से इस वक्त वो नाप भी शॉपिंग बैग में मौजूद है जो तुमने तब्दील करवा दी। मैंने एक बार फिर शॉपिंग बैग ऊंचा करके उसे दिखाया। इस बार उसकी नजर शॉपिंग बैग पर जम कर रह गई। शायद वो कोई ऐसा तरीका सोच रहा था जिससे मैं और नीलिम शॉपिंग बैग समेत हवा में तहलील हो जाएं। मैंने तवील सांस लेकर कहा, यूं बेचारे हदायत वारसी के हाथों के टेस्ट ने उसे मरवा दिया और तुम्हारे हाथ साफ। तुम हमेशा से ही हर काम में हाथ डालने के बावजूद अपने हाथ साफ रखने में बड़े माहिर। मैंने शॉपिंग बैग सोफे के नीचे घुसेड़ दिया। मैं इसमें मौजूद सब चीजों के बारे में उसे बता चुका था। अच्छा तो फिर, उसने कहा। उसका ज़हन यकीनन कहीं दूर था। फिर तुम शराफत अली के साथ यहाँ वापस आए। तुमने ताहिर उर्फ मामू से उजलत में नाप तब्दील करवाई जिसे तुमने शायद रुमाल से पकड़कर घुमाया था। फिर तुमने मुझे लाने के लिए शराफत अली को भेजा। अब इस मामले को तुम्हारी मर्जी के मुताबिक लपेटने का मरहला दरपेश था। तुम्हें अंदाजा था कि एक मुअज़्ज़ज़ और बरसूख आदमी होने के साथ साथ मैं रहीम गुल का दोस्त भी हूँ। मेरी मदद तुम्हारे लिए बहुत अहम थी, ख़ुसूसन मुझे 20 लाख देने के बाद। तो शायद तुम्हारा ख्याल ये रहा हो कि मेरी जुबान तुम्हारे खिलाफ खुलेगी ही नहीं, लेकिन अब तुम्हें पता चला होगा कि मैं और रहीम गुल दूसरे इम्कानात पर भी गौर कर रहे हैं और अमली तौर पर भी इधर उधर भाग दौड़ करते फिर रहे हैं। इसका मतलब था कि हदायत वारसी को गिरफ्त में ले लेने के बावजूद हम मुतमईन नहीं थे। यह तुम्हारे लिए खतरे की घंटी थी। अच्छा तो फिर, उसने वही अल्फाज दोहराए, लेकिन अब उसकी नजर मेरे चेहरे पर थी। फिर यह कि तुमने हंगामी तौर पर मेरा पत्ता साफ करने का भी प्रोग्राम बना लिया। मैंने इत्मीनान से कहा, जुर्म एक ऐसी ही दलदल है, एक जुर्म से दूसरे जुर्म की कड़ी जुड़ती चली जाती है। कड़ी से कड़ी मिलकर जंजीर बन जाती है और कभी ना कभी यह जंजीर मुजरिम के पैरों में पड़ जाती है। एक वक्त आता है जब उसकी दौड़ खत्म हो जाती है, जुर्म की दलदल उसे निकल जाती है। लेक्चर नहीं, काम की बात करो। वो सपाट लहजे में बोला, शायद हम एक बार फिर एक दूसरे से मजीद कारोबारी मामलात पर बात कर सके। 20 लाख रुपया मेरे लिए कोई आखिरी हद नहीं। हाँ ये तो मुझे मालूम है। मैंने हल्का सा कहका लगाया, लेकिन अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। चलो तुम अपनी बात भी मुकम्मल कर लो। वो हैरत अंगेज हद तक पुरस्कून लहजे में बोला, दौलत वाले को अपनी दौलत की ताकत पर आखिरी वक्त तक एतमाद रहता है। तुमने ये नहीं पूछा कि शराफत अली का क्या बना? वो मुझे कत्ल करने गया था, अभी तक वापस नहीं आया। क्या तुम्हें उसके बारे में कोई तशवीश नहीं? क्या वो तुम्हारे हाथों मारा गया? उसने जिस सब्र सुकून से ये सवाल किया, उस तरह कोई किसी कुत्ते बिल्ली के मरने के बारे में भी नहीं कर सकता था। अफसोस कि ये काम मेरे हाथों पाया तकमील को नहीं पहुंच सका। मेरा ख्याल है मैं उससे देवजाद का सिर्फ कंधा जख्मी करने में कामयाब हो गया था। मेरा ख्याल है वो कहीं मरहम पट्टी करवा रहा होगा, इसीलिए उसे वापसी में देर हो चुकी। मरहम पट्टी करवाकर वो सीधा यहीं दौड़ा आएगा। उसका जख्मी हालत में यहाँ आना उसके और तुम्हारे दोनों ही के हक में बुरा साबित होगा। अगर उसके पास मोबाइल फोन मौजूद है तो उसे फोन करके यहाँ आने से मना कर दो। मैंने ये मशवरा नहायत हमदर्दाना लहजे में दिया था। उसने मेज की तरफ देखा। मेज पर 3 आम फोन और एक मोबाइल फोन मौजूद था, मगर उसने किसी की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। शायद वो समझ रहा था कि उसमें कोई चाल पोशीदा थी। अगर वो मेरे सामने फोन पर शराफत अली को यहाँ न आने का हुक्म देता तो गोया वो तस्लीम कर लेता कि उसने शराफत को मुझे कत्ल करने के लिए भेजा था। शायद उसे ये भी अंदेशा हो कि उसका फोन टेप न हो रहा हो। यह भी मुमकिन था कि शराफत अली के पास मोबाइल फोन मौजूद ही ना हो, और यह भी मुमकिन था कि मुकर्रम बेग को शराफत अली की इतनी भी परवाह न हो जितनी शतरंज के खिलाड़ी को पिट जाने वाले मोहरे की हो सकती। वो एक बार फिर कमरे में टहलने लगा, लेकिन उसकी नजर मुझ पर थी। चंद सेकंड की खामोशी के बाद वो बोला, पुलिस को इसमें से कितना मालूम है? फिलहाल कुछ भी नहीं। मैंने मामूली सा झूठ बोला। बहुत खूब, बहुत खूब। उसकी आंखों में कुछ तमानियत झलक आई। तो अभी कारोबारी बातचीत होने की गुंजाइश बाकी। वो अभी तक रुपए पैसे से मेरा मुंह बंद करने के बारे में पुरुमीद था और मैं अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि ये उम्मीद टूट जाने के बाद उसका रद्द अमल क्या होगा। क्या पुलिस ने अपार्टमेंट को घेरे में ले रखा है? उसने दूसरा सवाल किया। मुझे क्या मालूम? मैंने अनजान बनते हुए कहा। अपने एक गार्ड को बाहर भेजकर पता करवा लो। वो इस्तेज़ाइया अंदाज में हंस दिया, जैसे कह रहा हो मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। तुम इतने बेवकूफ नहीं हो सकते कि सब कुछ जान लेने के बाद इस तरह मुंह उठाकर तनहा यहाँ चले आते। वो बोला, मैं तनहा तो नहीं हूँ। क्या तुम्हें मेरे साथ इतनी सरकत और दिलनशी खातून नजर नहीं आ रही? मैंने गोया बुरा मनाते हुए कहा, खातून तो तुम्हारे लिए और भी मसला बन सकती थी, इससे तो तुम्हारा तनहा आना ही बेहतर था। वो बोला, मैं तनहा भी आ सकता था और किसी जमे गफीर को साथ लेकर भी आ सकता था। मेरी खोपड़ी घूम जाए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ टियर मुकर्रम बेग। तुम अभी मुझे समझ ही नहीं सके, मैंने कहा। वो एक बार फिर दरिंदे की तरह दांत नकोसने के से अंदाज में मुस्कुरा दिया और फुनकारती सी आवाज में बोला, मुकर्रम बेग इंसानों को पहचानने में कभी गलती नहीं करता। यही तो इसकी कामयाबी का राज है। मैं बेइख्तियार हंसने लगा। इसमें हंसने की क्या बात है? उसने मुझे घूरा।
इससे ज्यादा मजाहिया बयान तो मैंने इस हफ्ते में किसी सियासतदान का भी नहीं पढ़ा। फिर मैंने संजीदा होते हुए कहा, चलो खैर मान लिया मर्दम शनासी तो तुम्हारी कामयाबी का राज थी, अब तुम्हारे सवाल का राज क्या होगा? उसने कंधे उचकाए और उस सवाल का जवाब देने के बजाय पूछा, तुम्हें कब असल बात का अंदाजा होना शुरू हुआ? इसमें शुरू होने वाली कोई सिलसिलावार बात नहीं, मैंने जवाब दिया। कुछ ही देर पहले जब मैं और नीलम शराफत अली के शरीफाना हमले से बचे और मैंने अंधेरे में उसके हेवले को पहचाना तो यकदम ही मेरे जहन में सारी कड़ियां मिल गईं। जाहिर है अगर तुम्हारे दिल में चोर ना होता तो तुम्हें मुझ पर हमला कराने की कोई जरूरत नहीं थी, और जब ये बात तय हो गई थी कि तुम्हारे दिल में चोर था तो फिर बाकी बातों को समझना और उनके जवाब तलाश करना कतन मुश्किल नहीं था। एक लम्हे के तवक्कुफ से मैंने कहा, तुम बेचारे हदायत वारसी के चाबियों के गुच्छे में अपने अपार्टमेंट की चाबी भी डलवा बैठे। ये भी कोई मुश्किल काम नहीं था। वो चाबियों के बारे में ज्यादा मोहतात आदमी नहीं है। उसके होटल में बहुत से मुलाजिम हैं। शायद तुमने किसी मुलाजिम को रिश्वत दिलवाकर ये काम करवाया हो। तुम जैसे लोग अपने कामों में रिश्वत की ताकत को बहुत इस्तेमाल करते हैं। वो एक बार फिर किसी सोच में उलझा नजर आने लगा, लेकिन बदस्तूर कमरे में टहल रहा था। मेरी नजर एक लम्हे के लिए भी उस पर से नहीं हटी थी। वो कमरे के कोने में पहुंचा तो उसकी पुश्त एक लम्हे के लिए मेरी तरफ होगी। ये वही जगह थी जहां जज साहब की लाश पड़ी पाई गई थी। उस लम्हे उसने गालिबन आखिरी जुआ खेलने का फैसला किया। उस सूरत-ए-हाल में वो जगह यकीनन बहुत अच्छी थी। वहां घुसकर वो बड़ी सी मेज की आड़ भी ले सकता था, जो यकीनन छोटी गन्नों की बहुत सी गोलियों के लिए तो उम्दा ढाल साबित हो सकती थी। कोई वाइद नहीं था कि वह बुलेट प्रूफ ही रही हो। यूं ही उसकी पुश्त मेरी तरफ हुई। उसने किसी वेस्टर्न फिल्म के हीरो किसी फुर्ती का मुजाहिरा करते हुए बगल से रिवाल्वर निकालकर एड़ियों के बल घूमते हुए अंधाधुंध गोली चलाना चाहिए, लेकिन मैंने उसे उसका मौका नहीं दिया। उसका हाथ बगल तक जाने से पहले ही सोफे से फिसल चुका था और नीलम को भी मैंने नीचे खींच लिया था। मेरा मशीन पिस्टल जेब से बाहर आ चुका था। मुकर्रम बेग को गोली चलाने का मौका नहीं मिला। न सिर्फ उसके हाथ से रिवाल्वर गायब हो गया, बल्कि दरवाजे पर एक गार्ड भी हल्की सी टकराहट के साथ ढेर हो गया। मैं देख चुका था कि वो गन कंधे से उतार चुका था। ऐन मुमकिन था कि मुकर्रम बेग के साथ ही वो भी हम पर ब्रस्ट मारता। उस बार नीलम ने भी कमाल कर दिया, शायद इसलिए कि अब वो खौफजदा नहीं थी और उस किस्म की सूरत हाल उसके लिए गैर मुतवक्के नहीं थी। वो न सिर्फ सोफे की सीध में लेटकर आधी सोफे के नीचे हो गई थी, बल्कि उसके हाथ में छोटा सा एक पिस्तौल भी नजर आने लगा था, जो अब तक उसने अपने लिबास में न जाने कहां छुपा रखा था। क्योंकि उसके हाथ में हल्की सी लर्जिश थी, लेकिन उसने इंतहाई जुरात का मुजाहरा करते हुए दूसरे गार्ड को महज खबरदार करने के लिए उस पर भी एक फायर कर दिया था। गोली गार्ड को नहीं लगी थी, शायद नीलम ने जानबूझकर नहीं मारी थी। उसका मकसद गालिबन उसे हलाक या जख्मी करना नहीं, बल्कि महज उसे अपनी जदीद साख्त की क्लाशिंकोव इस्तेमाल करने से बाज रखना था। वो इस मकसद में कामयाब रही। गार्ड अपनी जगह साख्त होकर रह गया था। मैं दिल ही दिल में नीलम को दाद दिए बगैर न रह सका। मैं उसे इस हौसले की तवक्को नहीं कर रहा था और डर रहा था कि वाकई अगर गोलियां चली तो मेरे लिए मसला न बन जाए। लेकिन उसका अंदाज बता रहा था कि शराफत अली के अचानक हमले ने उसे जरूर हवास बाख्ता कर दिया था, लेकिन जरा सा भी पेशगी अंदाजा होने की सूरत में वो इस किस्म के हालात में घबराने वाली औरत नहीं थी। मुकर्रम बेग का हाथ नकारा हो गया था और उसके वजह चेहरे पर किसी जख्मी दरिंदे किसी खौफनाकी आ गई थी। मालूम नहीं ये तब्दील तकलीफ की वजह से आई थी या उसका असल रूप सामने आ रहा था। मैंने फर्श पर लेटे लेटे ही पुरस्कून लहजे में कहा, गन निकालने और फायर करने में तुम मुझसे ज्यादा फुर्ती का मुजाहरा नहीं कर सकते मेरी जान मुकर्रम बेग। अफसोस कि आजकल अमेरिका में वेस्टर्न फिल्में बनाने का रवाज खत्म हो चुका है, वरना मैं तो हॉलीवुड जाकर इस लाइन में भी अच्छा खासा कैरियर बना सकता था। अपने गन फाइट के सीन किसी डुप्लीकेट या असिस्टेंट मैन के बगैर पिक्चराइज करवाया करता, बड़ी कदर होती मेरी। मेरा ख्याल था कि मुकर्रम बेग अपने दिल में इस बात का एतराफ कर लेगा कि वो बाजी हार चुका था और अपने लिए मजीद दुश्वारियां पैदा नहीं करेगा, लेकिन ऐसा लगता था कि शिकस्त तस्लीम करना उसकी सरशत में नहीं था। उस लम्हे उसने एक ऐसी हरकत की जिसकी मैं कतन तवक्को नहीं कर सकता था। वो हाथ जख्मी होने के बावजूद एक भयानक चीख के साथ निंजा मास्टर के स्टाइल में अचानक हवा में उछला और सीधा मेरी तरफ आया। मुझे कम अज कम दूसरे गार्ड की तरफ से खतरा नहीं था, उसे नीलम ने कवर कर रखा था। मेरे लिए मुकर्रम बेग से निपटना कोई मसला नहीं था, लेकिन मैं उसे मजीद जख्मी नहीं करना चाहता था। और जिस तरह वो फिजा में उछला था, अगर मैं उस आलम में उस पर मशीन पिस्टल से फायर करता तो ऐन मुमकिन था कि वो मर ही जाता। गोली न जाने कहां लगती, बस इसी झिझक में मैं फायर करने में एक लम्हे के लिए चूक गया। लेकिन इतना जरूर हुआ कि मैं एक तरफ को लुढ़क गया, वरना वो एक छोटी सी चट्टान की तरह धम से मुझ पर आन गिरता। ताहम इतना जरूर हुआ कि उसके जूते की एड़ी बहुत जोर से मेरी कलाई पर पड़ी। मेरा बाजू झिंझना गया और मुझे पता भी न चला कि कब मशीन पिस्टल मेरे हाथ से निकल गया। दाएं हाथ जख्मी होने के बावजूद वो किसी जुनूनी रीछ की तरह मुझसे लिपट गया। मैं उसके नीचे दब गया था। वो अपना बायां हाथ मशीन पिस्टल की तरफ बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसका वो बाजू पकड़ लिया था। मेरा एक बाजू मेरे अपने ही नीचे दब गया और मैं उसे निकालने की कोशिश कर रहा था।
जबकि मुकर्रम बेग अपने वजन से और अपनी ताकत की खास तकनीक से मुझे फर्श से ही चिपकाए रखने की कोशिश कर रहा था। वो जिंदगी और मौत की कशमकश के लम्हे थे। कोई भी लम्हा फैसला कुन साबित हो सकता था। तवाजुन, मौत या जिंदगी, दोनों में से किसी भी तरफ बिगड़ सकता था। मुझे सबसे ज्यादा खतरा दूसरे गार्ड्स की तरफ से था। मुझे मालूम था कि उस सूरत हाल में वो ज्यादा देर तक इस बात की परवाह नहीं करेगा कि उसे नीलम ने कवर कर रखा था और वो अपनी जान पर खेल कर अपने मालिक के लिए कुछ करने की कोशिश करेगा। मुकर्रम बेग के साथ ज्यादा देर जोर आजमाई में उलझना बहुत बड़ा खतरा लेने वाली बात थी। रहीम गुल न जाने कहां मर गया था। कम अज कम गोली चलने की आवाज सुनकर उसे अपने आदमियों के साथ अपार्टमेंट में घुस आना चाहिए था। आखिर मैंने मुकर्रम बेग को हवा में उछाल देना ही बेहतर समझा। मैं उसे ज्यादा ऊंचा तो नहीं उछाल सका, लेकिन उसके नीचे से निकल गया। साथ ही मैंने मशीन पिस्टल को हाथ मारकर दूर खिसका दिया। उसके जख्मी हाथ से कुछ खून मेरी आंखों में गिर चुका था और मुझे देखने में दुश्वारी पेश आ रही थी। आंखें पूछने की मोहलत नहीं थी। मुकर्रम बेग के बाएं हाथ ने मेरी गर्दन गिरफ्त में ले रखी थी और ये गिरफ्त किसी आहिरी शिकंजे से कम नहीं थी। मेरा ख्याल है वो अपनी जिंदगी से मायूस हो चुका था। उसे मालूम था कि जल्द या बदेर अब मौत तो किसी न किसी सूरत में उसका मुकद्दर हो चुकी थी। उसकी सारी जिद्दोजहद अब सिर्फ इस बात के लिए थी कि मरते मरते मुझे भी साथ ले मरे। ये सोचकर तो जब कोई कमजोर इंसान भी लड़ता है तो बड़ी मुसीबत बन जाता है। मुकर्रम बेग तो फिर भी एक ताकतवर आदमी था, लेकिन इधर एक उबाल मुझ में भी आया। उसने जब मेरी गर्दन हाथ के शिकंजे में दबोची तो मेरे खोपड़ी घूम गई। मैंने तमाम एहतियातों और रायतों को बालाए ताक रखते हुए उसके चेहरे पर वो घोंसा रसीद किया जिसके पीछे मेरे गैज़ और गज़ब की ताकत होती थी। उसका चेहरा पहले तो सिर्फ गुस्से की शिद्दत से बिगड़ा हुआ था, लेकिन अब सचमुच बिगड़ गया था। मेरी गर्दन पर उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। मैंने घुटना मोड़कर उसकी कमर में रसीद किया। वो तिरिंदे की तरह घुराया और मैंने एक और ज़र्ब गोया फैसला कुनवार करते हुए उसे दे मारी। उसके और मेरे दरमियान खासा फासला पैदा हो गया था और मौका को गनीमत समझते हुए गालबन उसके गार्ड ने इस किस्से को पाक करने का फैसला किया। उसने अपनी दानिश में मुझ पर ब्रस्ट मारा, लेकिन हुआ ये कि मैं उस लबे अपना मशीन पिस्टल उठाने के लिए अकब में लुढ़क चुका था, जबकि मुकर्रम बेग दोबारा मुझ पर झपटने के लिए लड़ाका भैंसे की तरह मेरे ताक़ुब में लपका था। वो उस ब्रस्ट की जद में आ गया और गोलियों के धचके से उछल कर दीवार से जा टकराया। नीलम ने गार्ड को दूसरा ब्रस्ट मारने की मोहलत नहीं दी। मैंने पिस्तौल के फायर की आवाज सुनी और गार्ड ऊंधे मुंह चौखट में जा गिरा। उस लम्हे मजीद चंद गोलियां चली, लेकिन ये अंदर नहीं बाहर थी। किसी ने बाहर से ब्रस्ट मारकर बैरूनी दरवाजे का ताला उड़ा दिया था। दरवाजा खुला और रहीम गुल की क़यादत में बहुत से पुलिस वाले खबरदार खबरदार कहते करते हुए गन्ने दाने धड़ धड़ अंदर घुस आए और इधर उधर कोनों खुदरों में पोजीशन लेने की कोशिश करने लगे। बहुत देर की मेहरबान आते आते मैंने कराह कर मेज का सहारा लेकर उठते हुए बाआवाज बुलंद कहा। फिर मैंने उन पुलिस वालों की तरफ देखा जो इधर उधर सीने के बल लेट कर गन्ने सीढ़ी कर रहे थे। मैंने उन्हें मुखातब किया, आप लोग क्या अब कुर्सियों, मेजों और सोफों वगैरह से मुकाबला करेंगे? उनकी कुछ समझ में ना आया और वो मुंतजिर रहे कि गार्ड्स या मुकर्रम बेग में से कोई हरकत करे तो उस पर गोली चलाएं। रहीम गुल मेरे करीब आते हुए बोला, दरअसल हमने पीछे हंगामी जीनों में एक शख्स को तैनात किया हुआ था। वहां से वो उस कमरे की इस खिड़की से चोरी छुपे झांक कर अंदर का मंजर देख सकता था। उसने खिड़की की तरफ इशारा किया, लेकिन मैं उसके इशारे से पहले ही समझ गया था कि उसकी मुराद कौन सी खिड़की से थी, क्योंकि मैं 2 दिन पहले उस खिड़की का मुआयना कर चुका था। रहीम गुल बात जारी रखते हुए बोला, उस आदमी के और हमारे दरमियान तय पाया था कि उस सूरत हाल का जायजा लेते हुए हमें सिग्नल देगा कि किस वक्त हमें अंदर घुसना चाहिए। यह एहतियात मैंने इसलिए की थी कि कहीं हमारा अचानक अंदर घुस पड़ना तुम लोगों के लिए फायदे के बजाय नुकसान का बायस न बच जाए। किसी गलत मौका पर किसी गलत आदमी के हाथों को गलत सी गोली न चल जाए। बात उसकी मुनासिब थी। मैंने पूछा, लेकिन फिर क्या हुआ? वह आह भरकर बोला, फिर हुआ ये कि हम सिग्नल का इंतजार ही करते रहे, मगर सिग्नल नहीं मिला। पुलिस वालों के काम ऐसे ही होते हैं। मैंने मायूसी से कहा, पुलिस वाला बेचारा क्या करता? वो इस तंग सी हंगामी जीने की दूसरी मंजिल से गिर पड़ा था। रहीम गुल ने बताया, उस तरफ अंधेरा था और उससे शानदार बिल्डिंग का हंगामी जीना नहायत घटिया और बेकार बना हुआ है। ये चीजें तो महज दिखावे की होती हैं। मैंने इस बात में से लाया, उसका जंगला टूटने की वजह से हमारा आदमी नीचे गिर गया। शुक्र है अभी वो दूसरी मंजिल ही पर था और नीचे जमीन कच्ची थी। अगर वो टॉप फ्लोर से गिरा होता या जमीन पक्की होती तो उसकी तो छुट्टी हो जाती। पुलिस वालों के काम ऐसे ही होते हैं। मैंने सर हिलाते हुए एक बार फिर कहा, वो सीधा टॉप फ्लोर पर आने की बजाय रास्ते में किसी और फ्लैट में ताका झांकी करने लगा होगा। रहीम गुल ने कह रहा नजरों से मुझे घूरा और अकड़ों बैठकर बैक वक्त दोनों गार्ड्स की नब्जें देखने लगा। जल्दी वो कासिम मुसर्रत से बोला, ये दोनों तो जिंदा हैं, यकीनन होंगे। खबीस आदमी बड़ी मुश्किल से मरते हैं। वो नेक लोग होते हैं जो बेचारे कभी कभी सिर्फ ठोकर लगने से और बाज़ औक़ात तो महज शर्म से मर जाते हैं। मैंने कहा, मैं एम्बुलेंस के लिए पहले ही फोन कर चुका हूँ। हमारा भी जो आदमी सीढ़ियों से गिरा है उसे सख्त जख्मी हालत में उठाना पड़ेगा। रहीम गुल ने कहा, अहमक आदमी, एम्बुलेंस तो तुम्हें साथ ही लेकर आना चाहिए था। मैंने उसे डांट पिलाई।
उसने गुस्से से मुझे घूरा, लेकिन गुस्से के पीछे दर हकीकत उसकी आंखों में एक इल्तिजा छुपी हुई थी कि मातहतों के सामने मुझे अहमक आदमी वगैरह जैसे इल्काबात से मत पुकारो। मैंने उस पर रहम खाते हुए जरा नरमी से कहा, क्या तुम्हें अंदाजा नहीं था कि यहाँ क्या कुछ हो सकता है? हम यहाँ किसी महफिल मुशाहिरा में तुम मधु नहीं थे। उसने कोई जवाब नहीं दिया और महज मुझे घूरने पर ही इक्तिफा किया। खुर्दे सवार होकर वो मुकर्रम बेग की तरफ बढ़ा। मुकर्रम बेग मरने से चंद लम्हे पहले जितना खौफनाक दिखाई दे रहा था, अब न जाने क्यों इतना ही मस्कीन मालूम हो रहा था। उसके खबीसाना तासरात न जाने क्यों मौत के साथ ही उसके चेहरे पर मुंचमन नहीं हुए थे। उसका बारिश और खून में लिथड़ा हुआ चेहरा देखकर न जाने क्यों कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि बेचारा कुछ शरीफ आदमी ख्वाह ही मारा गया था। ये जानने के लिए उसकी नब्ज देखने की जरूरत नहीं थी कि वो मर चुका था। उसके बावजूद रहीम गुल ने झुककर उसकी भी नब्ज देखी। शायद उस वक्त उस पर किसी खपती डॉक्टर की रूह सायाब फिगन थी। ये मर चुका है। उसने पलट कर मेरी तरफ देखते हुए ऐलान किया। अच्छा, मैंने हैरत से कहा, कमाल है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तो समझ रहा था कि ये मजाक कर रहा है। रहीम गुल की आंखों से एक बार फिर कहर और खसब झांकने लगा। मैंने मस्कीन सी शक्ल बनाने की कोशिश करते हुए कहा, मैं क्या करूं यार, बाज़-औक़ात तुम बात ही इतनी अहमकाना करते हो कि यकीन नहीं आता। तुम इंस्पेक्टर रहीम गुल हो, ऐसा मालूम होता है तुम लक्कड़हारे रहीम गुल हो। गधे कहीं के। पुलिस की कार्रवाई में हर बात ज़ाब्ते के मुताबिक की जाती है। तुम इसे खाना पूरी करना भी कह सकती हो। ये अल्फाज रिकॉर्ड पर आते हैं। मुझे भी मालूम है कि ये मर चुका है। मैं मरे हुए आदमी को 1 मील दूर से देख कर बता सकता हूँ कि वो मर चुका है, लेकिन ज़ाब्ते की कार्रवाई के तौर पर मुझे इसका ऐलान करना पड़ता है। पुलिस के ज़ाब्तों और कायदों के सिलसिले में मैं लकीर का फकीर हूँ। ओह, मुआफ करना प्यारे भाई, ये बातें मुझे घिसियारे को मालूम नहीं थी। मैंने माजरत की। नीलम सोफे पर दम बखुद सी बैठी थी। पिस्तौल अब भी उसके हाथ में था। मैंने उसकी तरफ इशारा करते हुए रहीम गुल से कहा, जरा इसकी भी नब्ज देखकर ज़ाब्ते की कार्रवाई के मुताबिक ऐलान कर दो कि इसे जिंदा समझा जाए या मुर्दा। रहीम गुल की आंखें कुछ ज्यादा ही कहर आलूद हो गई। वैसे भी अपार्टमेंट की फिजा कुछ सोगवार सी थी। मैंने सोचा ज्यादा बकवास करना ठीक नहीं। मैं रहीम गुल के करीब चला गया। वो एक बार फिर मुकर्रम बेग की तरफ मुतवज्जा हो गया और बड़े इन्हिमाक से उसका मुआयना करने लगा। क्लाशिंकोव का ब्रस्ट लगा है, उसने बड़बड़ाने किसी अंदाज में तबसरा किया। इसमें इबरत का पहलू यह है कि जिस शख्स को इसने तनख्वाह पर अपनी जान की हिफाजत के लिए रखा हुआ था, उसके हाथों से ये मर गया। मैंने धीमे लहजे में संजीदगी से कहा, एम्बुलेंस के आने से पहले तुम मुझे वक़ूए की तफसीलात बता दो। रहीम गुल ने फरमाइश की, यहाँ क्या क्या बातें हुई, किसकी गोली से कौन मरा। मैंने उसे तफसील से सब कुछ बता दिया। वो तमानियत से सरी लाते बोला, चलो खैर, एक बहुत बड़ा केस बहुत कम वक्त में अंजाम को पहुंचा। अब इसका सेहरा तुम इत्मीनान से अपने सर बांध लेना। मेरी तरफ से इजाजत है। तुम्हारा सर खाली खाली कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैंने फ्याजी से कहा, तुम्हारी नजर काफी कमजोर हो गई है। वो मुझे घूरते हुए बोला, मेरा सर खाली नहीं है, इस पर पुलिस की टोपी मौजूद है और मेरे लिए यही काफी है। तुम अपना सेहरा अपने पास ही रखो। मैं बैरूनी तौर पर सर के खाली होने की बात नहीं कर रहा था, मैं तो अंदर से खाली होने की बात कर रहा था। सेहरे की आड़ में इस किस्म का खालीपन जरा ज्यादा अच्छी तरह छुप जाता है। पुलिस की टोपी से तो और भी ज्यादा शुबा पैदा होता है कि खोपड़ी अंदर से खाली होगी। मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा, अगर तुमने मजीद बकवास की तो मैं तुम्हें मुकर्रम बेग के कत्ल के शुबे में गिरफ्तार कर लूंगा। वो मुझे घूरते हुए बोला, तुमसे यही उम्मीद की जा सकती है, आखिर अजली एहसान फरामोश हो। मैंने सारी लाते हुए कहा, तुम्हें इतने बड़े अफरीद से इतनी आसानी से निजात दिला दी, लेकिन एहसान मंद होने के बजाय अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए मुझे गिरफ्तार करने की धमकी दे रहे हो। मेरा ख्याल है तुम्हारे लिए मुनासिब यही था कि जिंदगी भर मुकर्रम बेग के सामने दुम हिलाते फिरते रहते। तुमने मुझे कब किसी के सामने दुम हिलाते देख लिया? वो ताव खाकर बोला, हजारों मर्तबा देखा है, तुम्हें खुद पता नहीं चला होगा। अगर कहो तो आइंदा तुम्हारी दुम हिलते देख कर तुम्हें खबरदार कर दिया करूं। मैं नीची आवाज में कहा। उससे पहले वो ज्यादा जल्द भुन कर मजीद कुछ कहता, एक दो काम शख्स अपार्टमेंट के बैरूनी दरवाजे पर नमूदार हुआ। वो हाथ उठाए हुए था और चेहरे से काफी हवास बागता दिखाई दे रहा था। वो शराफत अली था और ऐसा मालूम होता था जैसे वो बड़ी शराफत से गिरफ्तारी पेश करने आया था। अचानक वो यूं ऊंधे मुंह कमरे के वस्त में आ गिरा, जैसे किसी गैंडे ने उसकी कमर पर टक्कर रसीद की हो। गैंडे से कम तक किसी जानवर की टक्कर उसे इतना आगे लाकर ऊंधे मुंह नहीं गिरा सकती, क्योंकि वो खुद किसी हाथी से कम नहीं था। लेकिन जब वो सामने से हटा तो पता चला कि उसके अकब में कोई गैंडा नहीं बल्कि शफी शाह मौजूद था। शफी शाह जैसा शरीर जिस्म का स्मार्ट आदमी शराफत अली की जिन्नाती वजूद के पीछे छुपा हुआ था। उसके हाथ में गन थी जिसकी नाल पर वो शराफत अली को यहाँ तक लाया था। लेकिन हैरत की बात यह थी कि शफी शाह जैसे सुबह आदमी ने शराफत अली की कमर पर लात रसीद की थी तो वो ऊंधे मुंह हाल के वस्त में आ गिरा था। शफी शाह अंदर आ गया, उसकी गन का रुख शराफत अली की तरफ था। हम दूसरे कमरे में थे। शफी शाह दूर से ही मुझसे मुखातिब हुआ, आपका अंदाजा ठीक था सर। इसने आप पर हमले में नाकाम होने के बाद अपने कंधे की मरम पट्टी करवा कर इधर ही का रुख किया था। यहाँ इसके इस्तकबाल के लिए हम अंधेरे में छुपे हुए थे। यह नहायत आसानी से ही हमारे हत्थे चढ़ गया। उसने मुंह फेर कर अपने एक साथी को आवाज दी, मुराद खान, शराफत अली की गन ले आओ। फौरन ही एक और शख्स अंदर आ गया। वो एक क्लाशिंकोव उठाए हुए था। शफी शाह ने उससे क्लाशिंकोव लेकर दूर ही से दिखाते हुए कहा, सर इस गन से आप पर हमला किया गया था। रहीम गुल ने एक सिपाही को इशारा किया। उसने आगे बढ़कर शफी शाह से क्लाशिंकोव ले ली।
शराफत अली उस वक्त उठकर बैठ चुका था और अपने दाएं हाथ से बाएं कंधे को पकड़े हुए था। मैं कंधे पर उसके कोट में एक सुराख देख चुका था। शफी शाह ने मुझे बताया, आपके फायर से इसका कंधा जख्मी हुआ था सर, लेकिन जख्म खतरनाक नहीं है और ना ही गोली कंधे में व्यवस्थ है। ये एक प्राइवेट अस्पताल से बैंडेज करवा कर अभी आया है।